इस समय चैन अभी भी उन जानवरों को सिस्टम से मारने में लगा था। हर मरे हुए जानवर से उसको 550 सोल्स मिलते थे। कुछ डेमोनिक एंटिटीज ने उसके ब्लाइंड स्पॉट से हमला करने की कोशिश की। ये देखकर यू ने मन ही मन सोचा कि क्या इतनी ज्यादा पावर सच में डी रैंक स्टेटस के बराबर है। इस बीच चैन को बंदर जैसे दुश्मनों पर थोड़ा तरस आया। सोल्स पॉइंट्स का इतना ज्यादा इकट्ठा होना यह साबित करता था कि यह जगह सी रैंक रिफ्ट ही है। अचानक एक बहुत बड़ा आकार उसकी तरफ जोर से आया। अपनी परसेप्शन स्किल का यूज करके चैन ने देखा कि वो एक बहुत बड़ा गोरिल्ला था। उसने लेवल 3 पर ऑप्टिमाइज्ड डेथ टच एक्टिवेट किया। इस बड़े जानवर के अपना ब्लो मारने से पहले चैन ने उसके शरीर के कई पॉइंट्स पर मारने में सफलता पाई। हैरानी की बात यह थी कि अटैक के टेंड्रिल्स उसकी खाल को भेद नहीं पाए और उल्टा उस मॉन्स्टर ने चैन को एक हिट मार दिया। हालांकि वो गंभीर चोट से बच गया, चैन ने तुरंत यू को हुक्म दिया कि तुरंत कोई सुरक्षित जगह ढूंढो। इस बंदर के आकार और गुस्से वाले व्यवहार से पता चला कि शायद ये उस जगह का मुख्य दुश्मन था। आई ऑफ अथॉरिटी का यूज करते हुए उसने जानवर की पहचान कंफर्म की, एक एप डीमन चीफ्टन जो सी रैंक में क्लासिफाइड था। ये एक खास तरह का खतरनाक डेमोनिक जानवर था जो लगातार बेरहमी से लड़ाई करके राजा की पोजीशन तक पहुंचा था। उसका मुख्य लड़ाई का गुण रेज था, यानी गुस्सा। ये ऐसी स्थिति थी जिसमें वो जोश में आ जाता था, दर्द का एहसास बहुत कम हो जाता था और उसमें बिल्कुल भी डर नहीं रहता था। अपनी सेना को खत्म करने के बाद चैन ने उसके गुस्से के लिए जानवर को चिढ़ाया और एप डीमन चीफ्टन को भरोसा दिलाया कि वो जल्दी ही उसको भी उनके पास भेज देगा। अपने एबिस स्पेस यानी लेवल 3 से उसने लेसर ग्रेट स्वॉर्ड निकाली। चैन के एक्शन से गुस्से में आकर बंदर ने एक पंच मारा। चैन ने एक जबरदस्त छलांग लगाई, गॉड स्पीड चालू किया, जिससे वो अजीब जिगजैग तरीके से चलते हुए एक साथ कई अटैक्स कर सका। यू एक पेड़ के पीछे छिपकर देखते हुए फिर से शंका में पड़ गया कि क्या एक आम डी रैंक में सच में इस तरह की मूवमेंट टेक्निक हो सकती है। चैन की स्किल से जुड़े अजीब टेंड्रिल्स देखकर यू की जिज्ञासा बढ़ गई। ये कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। एक रिफ्ट में अकेले जाना पहले ही हैरान करने वाली बात थी, लेकिन यू ने यह नहीं सोचा था कि चैन असली बॉस से इतनी बराबरी की टक्कर देगा। यू जानता था कि अगर वो अपना डर बताएगा तो कोई और विश्वास नहीं करेगा। इस अस्पष्टता ने यू की चैन के असली रूप के बारे में दिलचस्पी और बढ़ा दी। चैन की मूवमेंट्स तेज थी, लगभग प्रकाश की गति, स्पीड ऑफ लाइट के करीब, क्योंकि वो चीफ्टेन को पूरे शरीर पर मार रहा था। इस लगातार हमले का नतीजा ये हुआ कि जानवर की गुस्से वाली स्थिति बंद हो गई और टारगेट के अंदर पूरा डर पैदा हो गया। इसका फायदा उठाते हुए हमारे हीरो ने स्किल सोर्स ऑफ फियर छोड़ दी। एप डीमन चीफ्टेन पल भर के लिए पैरालाइज हो गया। जो डर उसने महसूस किया उससे वो दब गया। उसकी आंखों से खून तेजी से बहने लगा। छाती पर अंतिम वार करते हुए एप डीमन चीफ्टेन हार गया, जिससे चैन को 32,000 सोल्स मिले। लड़ाई खत्म होने के बाद चैन ने जोर से सोचा कि जैसा सोचा था, सी रैंक बॉस की खाल बहुत घनी थी। उसने कहा कि लड़ाई जल्दी खत्म हुई क्योंकि आखिर में जानवर को डर लगा, नहीं तो ये लड़ाई बहुत लंबी चलती। जरूरी विश मिशन पूरा घोषित किया गया और उसको एक इनाम मिला, एक रेयर आइटम जिसे एप डीमन चीफ्टेन्स प्योर क्रिस्टल कहते हैं। ये मिलने के बाद उसके पास अब कुल 3 क्रिस्टल्स थे, हालांकि वो अभी भी उनके उपयोग से अनजान था। इंटरनल सिस्टम ने नोटिफिकेशन दी कि अब क्रिस्टल्स के ट्रियो को एक एक्सेसरी बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। तब चैन ने पहचाना कि ये इक्विपमेंट बनाने के लिए जरूरी कंपोनेंट्स थे। उसने सिंथेसिस प्रोसेस शुरू किया। रॉक वुल्फ किंग्स क्रिस्टल, क्रिस्टल ईटिंग किंग वर्म्स क्रिस्टल और एप डीमन चीफ्टेन्स प्योर क्रिस्टल को मिलाया गया, जिसमें 3000 सोल्स खर्च हुए और एक्सेसरी बन गई। नतीजा एक रेयर आइटम था जिसका नाम लकी हंटर रखा गया। जरूरी डिवाइन सेंस की शर्तें पूरी होने पर आइटम के स्टैटिस्टिक्स दिखाए गए, जिसमें एक फायदा था जो चैन को पसंद आया। डेमोनिक जानवरों को मारने पर रेयर मटेरियल्स मिलने का ड्रॉप रेट बढ़ गया। यू ठंडे पसीने में भीगा हुआ था। चैन के इस कारनामे लॉर्ड मॉन्स्टर को सफलतापूर्वक खत्म करना की गंभीरता को समझते हुए चैन ने उसको बुलाया और यू ने तुरंत सेवक जैसा व्यवहार किया। चैन ने उन मारे हुए जानवरों के बचे हुए हिस्सों की मार्केट वैल्यू के बारे में पूछा। यू ने जवाब दिया कि ब्लैक मार्केट में सी रैंक डेमोनिक जानवरों का सामान मिलना बहुत मुश्किल है। हालांकि बहुत सारे शवों को बहुत नुकसान हुआ था, जिसके कारण वो बेचने लायक नहीं थे, फिर भी काफी मात्रा में बचाव लायक हिस्से थे। चैन ने ये जिम्मेदारी यू को दे दी। पूछा कि क्या वो प्रोसेसिंग संभाल सकता है और यू ने तुरंत ये काम स्वीकार कर लिया। चैन के करंट मैट्रिक्स की जांच में दिखाया D3 हैंक लेवल 9, 31 कॉन्स्टिट्यूशन, 15 एजिलिटी, 9 डिवाइन सेंस, 9 स्ट्रेंथ और 5 स्पिरिट, और उसके पास 20 पोटेंशियल पॉइंट्स बचे थे। उसकी स्टैंडर्ड लड़ाई की एबिलिटीज में परसेप्शन, विजडम आई और गॉड स्पीड शामिल थे। उसकी स्पेशलाइज्ड एक्सक्लूसिव स्किल्स में डीमन आर्मर अटैचमेंट, हैवी स्ट्राइक, ब्रेथ कंट्रोल, आई ऑफ अथॉरिटी होल्डर, अबिस डेथ टच लेवल 3, अबिस स्पेस लेवल 2 और अबिस सोर्स ऑफ फियर थे। ईवल गॉड की बची हुई विशेस की संख्या 989 थी।
लेवल 2 अबिस स्पेस के अंदर उसके पास लेसर ग्रेट स्वॉर्ड +1, एक काइद्रास डीमन आर्मर फ्रैगमेंट और नया लकी हंटर एक्सेसरी था। करीब 2 घंटे बाद पियर वेयरहाउस पर यू के आने की घोषणा की गई। यू ने वोंग से ग्रीटिंग्स नमस्ते किया। वोंग ने कहा कि इतनी देर रात यू का आना खास बात है। यू ने माना कि हाई वैल्यू वाला सामान होने की वजह से वो बेचैन था। फिर वोंग ने उस व्यक्ति को देखा जो यू के साथ था और सोचा कि यू किसी नए व्यापार में कदम रख रहा है। वो व्यक्ति चैन था। वोंग ने आगे देखा कि वो नौजवान बहुत आकर्षक था। उसकी स्किन अच्छी थी और नाजुक फीचर्स थे, जिसका मतलब था कि वो प्रीमियम माल था। ये सुविधाजनक था क्योंकि वोंग ने बताया कि वो कई ऐसे क्लाइंट्स को जानता है जो इस खास तरह के माल की बहुत इच्छा रखते हैं। उसने इंट्रोडक्शन करवाने की पेशकश की। उसे यकीन था कि नौजवान बहुत अच्छी कीमत दिलाएगा। यू ने तुरंत वोंग का हाथ पकड़ लिया और उसको जोर से बीच में ही रोक दिया। यू ने साफ कर दिया कि वो सिर्फ रिफ्ट मटेरियल के ट्रांजैक्शन के लिए आए हैं और उन्हें दूसरे डीलिंग्स में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। वोंग डर गया और मन ही मन यू के छोटे आदमी के लिए अचानक उत्पन्न हुई प्रोटेक्टिवनेस से हैरान था। वोंग ने चैन से माफी मांगी और उन दोनों को नेगोशिएशंस करने के लिए अंदर ले गया। एक बार प्राइवेट कमरे में बैठने के बाद वोंग ने खासकर उन आइटम्स के बारे में पूछा जिन्हें यू को इतनी जल्दी बेचना था। यू ने विश्वास से जवाब दिया कि सारा सामान बहुत ही अच्छा और बड़ा था। उसने चुना कि नज़ारा खुद ही सब कुछ बता देगा। वोंग की आंखें बहुत ज्यादा खुल गईं। कंटेनर खोलने पर हैरानी से वोंग की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। अंदर उनने बहुत ज्यादा मात्रा में वुल्फ डीमन के पंजे, घनी खाल, फर पेल्ट्स, प्राइमरी स्टार क्रिस्टल्स और सबसे खास वुल्फ डीमन पैट्रियार्क का सींग था। वोंग ने तुरंत अपनी नजर ऊपर उठाई। यू पर जोर डाला कि वो बताए कि इतने बेहतरीन क्वालिटी के सामान की उत्पत्ति क्या है। यू ने शांति से वोंग को सलाह दी कि वो उत्पत्ति के बारे में न पूछे और इसके बजाय आइटम्स की जांच करें और उनकी कीमत तय करें। सी रैंक मटेरियल्स बहुत कम मिलते थे और उनके डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान से संभालना पड़ता था। थोड़ा कैलकुलेशन करने के बाद वोंग ने 1.5 मिलियन की कीमत का प्रस्ताव रखा। चैन इतनी बड़ी रकम सुनकर हैरान रह गया। उसने मॉन्स्टर कंपोनेंट्स की इतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी मार्केट वर्थ के बारे में सोचा और अब उसे साफ समझ में आया कि सेंटर और एकेडमी उन पर इतना सख्त कंट्रोल क्यों रखते थे। यू ने गुस्से में देखा, वोंग को चैलेंज करते हुए कहा कि शायद वो उन्हें न संभालने की वजह से सी रैंक के खजानों की असली कीमत भूल गया है। उसने दावे से कहा कि सी रैंक मटेरियल्स की कीमत बहुत ज्यादा होती है। अगर ये वोंग की अधिकतम ऑफर है तो वो दूसरे खरीदारों को देखेंगे। इस धमकी के कारण वोंग ने तुरंत दोबारा सोचा और अपनी बोली 2.2 मिलियन तक बढ़ा दी, जोर देते हुए कि ये पहले ही बहुत ज्यादा कीमत थी। यू अभी भी सहमत नहीं था। उसने और 300,000 की मांग की, जिससे टोटल बिक्री 2.5 मिलियन हो गई। उसने शांति से वोंग को याद दिलाया कि सी रैंक मटेरियल्स की असली कीमत बहुत ज्यादा है और वो पहले ही बहुत बड़ा डिस्काउंट दे रहा था। यू ने दबाव बढ़ाया, ये सुझाव दिया कि अगर वोंग सी रैंक या उससे ऊपर के मटेरियल्स को विश्वसनीय रूप से हासिल करने की रेपुटेशन बना लेता है तो प्रभावशाली ग्राहक तेजी से उसकी सेवाओं के लिए लाइन लगा देंगे। आखिर में वोंग मान गया, अंतिम कीमत को एक मूल्य रखने वाले नियमित ग्राहक को दी गई छूट बताकर, लेकिन अनुरोध किया कि यू भविष्य के सभी हाई ग्रेड सामान के लिए उसे पहले मौका दे। ये समझौता हाथ मिलाकर पक्का हो गया। ट्रांजैक्शन के बाद चैन और यू चले गए। चैन ने अपना मोबाइल डिवाइस चेक किया, फंड्स के तुरंत ट्रांसफर होने की पुष्टि की। पैसा मिल जाने पर यू ने पूछा कि क्या चैन को और कोई मदद चाहिए। चैन जवाब देने ही वाला था कि अचानक कई आदमी दौड़ते हुए आए, चिल्लाते हुए कि उन्हें आखिरकार उनका बड़ा भाई मिल गया। वो यू के सबऑर्डिनेट्स थे। यू ने गुस्से से देखा और उनके वहां होने का कारण पूछा। उन्होंने समझाया कि उनकी लंबी चुपचाप अनुपस्थिति और फोन कॉल्स का जवाब ना देने से वो चिंतित थे, और जब उन्हें पता चला कि वो वोंग से मिल रहे हैं तो वो जल्दी से यहाँ आ गए। फिर उन्होंने चैन को देखा। उसे पहचानते हुए उन्होंने आराम से कहा कि उन्होंने इस नौजवान को पहले पकड़ा था। ये मानते हुए कि यू बच्चे को डिसिप्लिन देने में व्यस्त था, इसीलिए देर हुई, उन्होंने पूछा कि क्या पेमेंट निकाल ली गई है। अगर नहीं तो उन्होंने चेतावनी दी कि वो नर्म नहीं होंगे। अगले ही पल यू ने उस आदमी के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा जिसने बात की थी। यू उन पर गरजा कि वो चुप रहें और उनको बिग ब्रदर जो के लिए इज्जत ना रखने के लिए डांटा। उसने तुरंत चैन की तरफ देखा और डिस्ट्रैक्शन और अपने स्टाफ को ठीक से मैनेज ना करने के लिए बहुत ज्यादा माफी मांगी। चैन को बिग ब्रदर जो सुनकर वहां मौजूद हर सबऑर्डिनेट बहुत हैरानी से जम गया। चैन ने इस बात को टाल दिया, बोला कि ये बेकार है और यू को बताया कि वो जाने की तैयारी कर रहा है। उसने ये भी बोला कि वो यू को 1 मिलियन प्रॉफिट्स में से देगा और कंफर्म किया कि ट्रांसफर अभी हो जाएगा। यू हैरान रह गया, ये सोचकर कि उसके छोटे से काम के लिए इतना बड़ा अमाउंट नहीं बनता। उसने तुरंत चैन से इस बड़े पेमेंट का कारण पूछा। चैन ने सीधे बोला कि वो यू की फाइनेंशियल जरूरतों को जानता है और ये अमाउंट उसके अच्छे कोलैबोरेशन के लिए कॉम्पनसेशन है। यू ने चैन को छोड़ने का ऑफर दिया। चैन ने मना कर दिया।
ये कहते हुए कि अगर वो दोनों साथ दिखे तो लोगों की सोच गलत हो सकती है, और फिर वो चला गया। किताब वाली एंटिटी, जो अभी भी बंधी हुई हालत में हवा में तैर रही थी, आई और चेन के इस फैसले पर सवाल किया कि उसने यू को आज़ाद क्यों छोड़ दिया, ये बताते हुए कि वो चाहती थी कि यू को जिंदगी भर के लिए गुलाम बना लिया जाए। चेन ने जवाब दिया कि यू बाद में फायदेमंद हो सकता है, और जोर दिया कि यू उसका मुख्य दुश्मन नहीं है। यू के सबॉर्डिनेट्स को आखिरकार हिम्मत मिली और उन्होंने पूछा कि आखिर हुआ क्या था। यू ने एक लंबी सांस के साथ जवाब दिया कि ये एक बहुत लंबी कहानी है। उसके बाद उसने आज को एक आदेश दिया कि वो वाइल्ड रिफ्ट्स पर जानकारी इकट्ठा करने के लिए सभी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करे, और जोर दिया कि एजेंसी फीस मैटर नहीं करती। ये उनके लिए पूरी तरह से रिडेम्पशन का एक ही मौका था। कई दिन गुजर गए। चेन ब्रेकिंग डॉन ब्रांच एकेडमी के कमर्शियल सेक्टर में पहुंचा। ये जगह बहुत भरी हुई थी। ये एकेडमी के शॉपिंग हब में चेन का पहला दौरा था, और वो उस जगह की जिंदादिली से हैरान था। अब जब उसके पास पैसे थे तो उसने आराम से वहां की चीजें देखने का फैसला किया। उसने निक क्रू जनरल स्टोर में प्रवेश किया। उसने मौजूद स्किल स्टोन्स का मूल्यांकन किया और उनके बहुत ज्यादा दामों को देखा। एक मामूली सी रैंक ऑफेंसिव टेक्निक की भी कीमत 5 लाख से ज्यादा थी। ये देखते हुए उसने महसूस किया कि उसके हाल ही में मिले 1 मिलियन जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। कीमत के बावजूद उसने ये निष्कर्ष निकाला कि उसको तुरंत ऑफेंसिव कॉम्बैट स्किल्स की कोई जरूरत नहीं थी। इसकी जगह 2 चीजें खरीदी गईं। पहली, जिसका दाम 1 लाख गोल्ड था, वो टेरेन डिटेक्शन जनरल कॉम्बैट स्किल थी, जो भटकने से बचने के लिए नेविगेशन और रास्ते को रिकॉर्ड करने में मददगार थी। दूसरी, वो भी 1 लाख गोल्ड की कार्विंग मास्टरी थी, जो कार्विंग सबस्ट्रेट्स के बारे में विशेषता देती थी। रिफ्ट एक्सपीडिशंस के दौरान आसानी बढ़ाने के लिए बनी स्किल्स हमेशा बहुत जरूरी साबित हुई। उसका ध्यान फिर हाई क्वालिटी रिफ्ट आर्मर की तरफ गया। उसने तुरंत महसूस किया कि उसके मौजूदा कपड़े एक समस्या थे। लड़ाई के लिए अनुपयुक्त, ज्यादा हिलने डुलने से वो जल्दी खराब हो जाएंगे। उचित डिफेंसिव गियर जरूरी थे। क्योंकि वो एजिलिटी बेस्ड एबिलिटी यूजर के रूप में काम करता था, इसलिए बड़े और भारी आर्मर बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। लंबी जांच के बाद आखिरकार एक चीज ने उसका ध्यान खींचा। अचानक पीछे से एक आवाज आई जो उसकी अच्छी पसंद की तारीफ कर रही थी। चेन चौंक गया। बोलने वाला घुमावदार नीले बालों वाला एक तगड़ा आदमी था, जिसने गहरे गुलाबी रंग की शर्ट और गहरे लाल रंग की पतलून पहनी हुई थी। आदमी ने आर्मर पेश किया, उसे अपना श्रेष्ठ काम बताया, जिसमें शानदार संतुलन, हल्कापन और मजबूती थी। उसने जिद की कि ये चेन के साथ एकदम फिट बैठेगा। चेन मान गया कि आइटम आकर्षक था। दुकान वाले ने सुझाव दिया कि चेन के व्यक्तिगत रूप में हल्का सुधार उस पर आर्मर के लुक को और बढ़ा देगा। अपने बालों की लंबाई पहचानते हुए चेन ने स्थानीय बार्बर सर्विसेज के बारे में पूछा। उस आदमी ने खुद को टोनी बताया, जो उस सड़क का सबसे स्किल्ड हेयर स्टाइलिस्ट था। चेन ने टोनी को अपना मेकओवर करने की अनुमति दे दी। स्किल स्टोन्स, डिफेंसिव गियर और ग्रूमिंग सर्विस खरीदने के बाद कुल खर्चा 9,10,000 गोल्ड तक पहुंच गया। टोनी ने व्यापार के लिए खुशी से आभार व्यक्त किया। चेन काफी संतुष्ट महसूस करते हुए जगह से बाहर निकला। 7 लाख गोल्ड का आर्मर उसको बहुत अच्छा फिट हो रहा था, और नए हेयर कट के साथ उसकी आम प्रोफाइल साफ तौर पर सुधर गई थी। तुरंत आसपास की महिला देखने वालों ने उस पर अपनी नजर जमानी शुरू कर दी। लेकिन बॉस ने हंसकर ताना मारा कि सिर्फ कपड़ों के आधार पर लोगों का व्यवहार कितनी जल्दी बदल जाता है। चेन ने जवाब दिया कि सुंदरता को देखना मनुष्य का एक आंतरिक स्वभाव है। उसने फिर जिक्र किया कि उसने बॉस के लिए भी एक जोड़ा खरीदा है, एक चमकीला झालर वाला कपड़ा। बॉस ने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया, चेन को जाने का आदेश दिया और जिद से ऐसे चमकीले कपड़े पहनने से मना कर दिया। चेन ने उसको लगातार परेशान किया, उसे सिर्फ एक बार कपड़े ट्राई करने की मनाने की कोशिश की। उनकी मजेदार लड़ाई के बीच चेन की नजर पास में खड़ी एक व्यक्ति पर पड़ी, उसकी अपर क्लासमैन लिन एन। उनकी आखिरी मुलाकात को काफी समय हो चुका था। उसने माना कि शुरू में वो उसे पहचान नहीं पाई थी, लेकिन ये देखकर राहत व्यक्त की कि उनका रास्ता मिल गया, क्योंकि वो खासकर उसे ही ढूंढ रही थी। आसपास के स्टूडेंट्स ने तुरंत लिन एन को पहचान लिया। उनकी नजर फिर उसके साथ चल रहे बहुत आकर्षक पुरुष पर पड़ी, जिससे तेजी से हर तरफ उत्सुकता फैल गई। कई लोगों ने यहाँ तक टिप्पणी की कि वो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, एक सचमुच सुखद दृश्य। ये बातें सुनकर लिन एन शर्म से लाल हो गई और बात करने के लिए कम भीड़ वाली जगह पर जाने का प्रस्ताव रखा। वो एक कैफे में बैठ गए और हाल ही की घटनाओं को देखते हुए अपडेट शेयर करने के लिए जरूरी समय लिया। उसने अपनी हैरानी दर्ज की कि उसके हाल ही में एडमिशन के बावजूद चैन पहले ही डी रैंक स्टेटस हासिल कर चुका था और उसने एक नया पोटेंशियल रेटिंग भी सफलतापूर्वक दिखाया था। उसने असाधारण टैलेंट को पहचानने की अपनी क्षमता की तारीफ की। चेन ने स्पष्ट किया कि नए पोटेंशियल लेवल के निश्चित वर्गीकरण के लिए अभी भी काफी समय चाहिए। उसकी नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते उसने अपने हाल के विकास के बारे में अनजान होने पर गहरी शर्मिंदगी व्यक्त की। चेन ने उसे आश्वासन दिया कि यूनिवर्सिटी जीवन में उसका अनुकूलन पूरा हो चुका है और उसकी लगातार मदद के लिए आभार व्यक्त किया। उसने उसकी हाल की अनुपस्थिति देखी, ये मानते हुए कि वो व्यस्त रही होगी। उसने इसकी पुष्टि की, गिल्ड का सारा ध्यान खींचने वाले लगातार और मुश्किल मामलों का विवरण दिया, जिससे उसे जरा भी आराम नहीं मिल रहा था।
जब चैन ने इन मुश्किलों के बारे में पूछा तो उसका रवैया गंभीर हो गया। उसने खुलासा किया, ये हर बड़े गिल्ड से जुड़ी एक प्रतियोगिता है। गोल्डन रेडियंस रिफ्ट प्रकट होने वाला है। जैसा कि अनुमान था, चैन को गोल्डन रेडियंस रिफ्ट के बारे में पहले से बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, जिसके कारण उसने तुरंत एन से और जानकारी मांगी। एन ने समझाया कि ये एक बहुत ही अनोखी घटना थी जो 2 साल में एक बार प्रकट होती थी और लगातार 30 दिनों तक रहती थी। इसके विस्तार में अनगिनत एलियन अवशेष और विशाल स्थापत्य रूप पूरे क्षेत्र में बिखरे हुए थे। ये प्राचीन जगह बहुत खतरनाक जानवरों को बंद करती थी और विभिन्न कठिनाइयां और परीक्षाएं पेश करती थी। इन जगहों पर सफलतापूर्वक नियंत्रण से बेहद शानदार मुआवजा मिलता था। बहुत सारा पैसा, अनोखी चीजें, एडवांस लड़ाई की क्षमताएं और यहां तक कि गुप्त क्षमताएं भी जो वर्तमान मानव समझ से परे थीं। भाग्यशाली विजेता, यहां तक कि वो जो मामूली डी रैंक ऑरेकल्स के रूप में शुरू करते थे, वो पल भर के लिए ए रैंक एंटिटी जितनी शक्ति हासिल कर सकते थे। अगर आंतरिक नेतृत्व संरचना मजबूत रहती तो एक गिल्ड की सामूहिक लड़ाई की क्षमता में एक बड़ा इजाफा होता, जो संस्था को मेजर पावर्स के वर्गीकरण में ढकेलने के लिए काफी हो सकता था। परिणाम स्वरूप इसका समय समय पर आना सभी प्रमुख गिल्ड्स के बीच एक व्यापक युद्ध शुरू कर देता था। शेनहुआ एक प्रीमियर गिल्ड होने के नाते प्रतियोगिता करने के लिए बाध्य था। शेनहुआ की वारिस होने के नाते एन ने स्पष्ट रूप से समझा कि गिल्ड के फायदे के लिए इस प्रतियोगिता में भाग लेना जरूरी था। इतने बड़े संभावित लाभ और अंतर्निहित खतरों के जिक्र ने चैन को उत्तेजित कर दिया। ये 1 महीने की अवधि उसके रिफ्ट एक्सपीरियंस में पहली बार थी। उसने इसे सिर्फ एक एक्सपीडिशन साइट नहीं, बल्कि आत्माओं का एक विशाल अनछूता भंडार माना। इनामों की विशालता को देखते हुए अंदर की डेमोनिक एंटिटीज निश्चित रूप से गंभीर दुश्मन होंगी। इस एहसास से प्रेरित होकर चैन ने अपना सबसे जरूरी सवाल पूछा, क्या उसे शामिल होने की अनुमति थी? एन के लिए जवाब सीधा था, वो सचमुच चाहती थी कि वो हिस्सा ले। लेकिन क्योंकि गोल्डन रेडियंस रिफ्ट इंटर गिल्ड लड़ाई का मैदान था, चैन की पोजीशन शेनहुआ की प्रवेश शर्तों को पूरा नहीं करती थी। संगठनिक आदेशों से बंधी होने के कारण वो उसकी सीधी लड़ाई वाली भूमिका को आसान बनाने में शक्तिहीन थी। उसने दोहराया कि गोल्डन रेडियंस रिफ्ट बहुत ज्यादा खतरे वाला क्षेत्र था, जिसमें लगभग पूरी तरह से बी रैंक या उससे बेहतर डिमोनिक क्रीचर्स थे। उसकी वर्तमान क्षमता के स्तर पर भाग लेना बेहद खतरा उठा सकता था। चैन ने इस तर्क को माना, लेकिन अपनी सेल्फ प्रोटेक्टिव क्षमताओं पर विश्वास बनाए रखा। उसके बाद उसने पूछा कि क्या ऑफिशियल गिल्ड एनरोलमेंट के बाहर भाग लेने के कोई और विकल्प मौजूद हैं? चैन के दृढ़ रवैये को देखते हुए एन थोड़ा रुकी और फिर एक ही बचे हुए विकल्प का खुलासा किया। रूइन कॉन्क्वेस्ट की संभावित 1 महीने की अवधि के कारण शुरुआती दिनों में सपोर्ट पर्सनल बेस कैंप स्थापित करते थे। लॉजिस्टिक्स की भूमिका नॉन कॉम्बैट थी और इसीलिए लेवल के प्रतिबंधों से मुक्त थी, लेकिन ये जिम्मेदारियां शारीरिक रूप से मुश्किल और थकाने वाली थीं। चैन ने घोषणा की कि यह पूरी तरह से स्वीकार्य था। फिर प्लान पक्का हो गया। गोल्डन रेडियंस रिफ्ट लगभग 2 हफ्तों में आने वाला था और वो उसे खुद मोबिलाइजेशन साइट तक ले जाएगी। एक अच्छी मुस्कुराहट के साथ उसने बताया कि उसने चैन के एनरोलमेंट के लिए कई तोहफे लाए हैं और उनकी डिलीवरी उसके कमरे तक करवा दी है। उसने उम्मीद जताई कि वो उनका सही से इस्तेमाल करेगा। घंटों बाद जब वो बॉस से बात करते हुए वापस घर आया तो चैन का दिमाग बोझ से भरा हुआ था, क्योंकि गोल्डन रेडियंस रिफ्ट के अंदर एवरेज एंटिटी बी रैंक की थी। उसकी अभी की क्षमताएं, जो एक सी रैंक के एब डिमन चीफ्टन से लड़ने में ही पूरी तरह से थक गई थी, काफी नहीं थी। उसने पहचान लिया कि आगे के 2 हफ्तों में उसको अपनी शक्ति ज्यादा से ज्यादा बढ़ानी होगी। बॉस ने तुरंत चैन में नई एनर्जी का एहसास किया। तभी चैन ने देखा कि उसके कमरे के दरवाजे के बाहर एक अलग तरह का लैवेंडर रंग का डब्बा रखा हुआ था। वो रुका, सोच रहा था कि क्या ये वो तोहफा था जिसका जिक्र एन ने किया था। अंदर जाकर डब्बा उठाया तो उसमें उसको हाई ग्रेड स्टेलर एनर्जी रिस्टोर करने वाली चीजें मिली। वो इतनी बड़ी क्वांटिटी देखकर दंग रह गया। ये पूरा स्टॉक कम से कम 1 मिलियन गोल्ड का था। चैन को आखिरकार पता चला कि बड़े गिल्ड्स के पास कितना ज्यादा पैसा और पावर होती है। बॉस ने तुरंत उसका मजाक उड़ाया, ये बोलकर कि ये सप्लीमेंट सभी चैन के लिए बिल्कुल बेकार है। ये एक असली समस्या थी। चैन ना तो ये दान वापस कर सकता था और ना ही अपनी अजीब प्रोग्रेस रेट को एक्सपोज करने का रिस्क ले सकता था, और तोहफे को बेचकर निकाल देना भी नैतिक रूप से गलत था। अचानक चैन को एकदम से क्लैरिटी मिली। 2 दिन बाद एक फोन बजा जिसे चैन ने उठाया। ये डी रैंक सबजुगेशन मिशन रिफ्ट के अंदर हुआ। दूसरी तरफ जियारू की आवाज थी जो उत्साह से गूंज रही थी। उसने घोषणा की कि चैन ने जो सप्लीमेंट्स भेजे थे वो जबरदस्त थे और उनके सोर्स के बारे में पूछा। शियाकिया ने तुरंत बीच में टोकते हुए पूछा कि क्या चैन सच में इतने महंगे रिस्टोर करने वाले एजेंट्स बांट रहा था। चैन ने तर्क दिया कि वो इस स्टॉक का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल नहीं कर सकता था, तो इसको रोकना बेकार की बर्बादी होगी। जब वो बोल रहा था, उसने आसानी से एक स्किल यूज की और अपने पीछे मौजूद डी रैंक केव स्पाइडर्स के झुंड को खत्म कर दिया। वेनहाओ और टियानटियान ने भी उसके बाद धन्यवाद किया। इस मौके का फायदा उठाते हुए उन्होंने अपडेट्स शेयर किए, क्योंकि उनकी आखिरी बात को कुछ समय हो गया था। उन्होंने बताया कि ये चीजें उनकी अगले कुछ महीनों में होने वाली एंट्रेंस परीक्षा के लिए बहुत फायदेमंद होंगी। जियारू ने अचानक आसपास का शोर सुनकर चैन से उसकी करंट एक्टिविटी के बारे में पूछा।
चेन ने आराम से जवाब दिया कि वो कुछ एकेडमिक असाइनमेंट्स में लगा हुआ था, जिस बात से वेनहाउ को तुरंत जलन हुई। बात खत्म होने के कुछ ही देर बाद चेन ने आखिरी बड़े केव स्पाइडर को भी मार दिया और 900 सोल्स हासिल किए। आसपास के दो देखने वाले बिल्कुल हैरान थे। फोन पर बात करते हुए इतनी आसानी से बड़े खतरों को खत्म करना एक ऐसा चमत्कार था जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने इसे बहुत ही जबरदस्त बताया। साथ में आई फीमेल स्टूडेंट ने बस इतना कहा कि उसे अब इसकी आदत हो गई थी। उसी समय चेन की चिंता बढ़ रही थी। हालांकि उसने हाल ही में कई असाइनमेंट्स पूरे किए थे, उसका एक्यूमुलेशन अभी सिर्फ 10,000 सोल से थोड़ा ज्यादा हुआ था। अनकंट्रोल्ड रिफ्ट से मिली रिसोर्सेज को भी जोड़ने पर कुल जोड़ मुश्किल से 50,000 से ज्यादा था। जो लेवल कैप सेट किया गया था वो उसकी प्रोग्रेस को बुरी तरह से रोक रहा था। ये छोटा स्टॉक गोल्डन रेडियंस रिफ्ट के चैलेंज के लिए बिल्कुल काफी नहीं था। सभी आम ऑप्शंस खत्म होने के बाद उसने आखिरी हताश कदम उठाया। यूनिवर्सिटी के बाहर कहीं एक सिस्टम प्रॉम्प्ट सामने आया। 50,000 सोल्स एक फ्रैगमेंट रिफ्ट खरीदने के लिए खर्च किए गए। इस आइटम को एक्टिवेट करने से रैंडमली जनरेट हुआ एक रिफ्ट खुलना पक्का था। बॉस ने पूछा कि क्या सच में चेन इसी रास्ते पर जाना चाहता था। अपने फैसले की पुष्टि करते हुए चेन को ये खास चाबी याद आई। ये उसकी ऑरेकल स्टैंडिंग बढ़ने के बाद शॉप में दिखी थी। इसकी बहुत ज्यादा कीमत की वजह से उसने पहले इसको नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन अब हालात अलग थे। एक वक्त का डायमेंशनल टीयर होने वाला था, इसलिए चेन ने जानबूझकर ये अलग थलग जगह चुनी। उसके हाथ के ठीक ऊपर लटकती हुई चाबी से एक हल्की गोल्डन चमक निकल रही थी। हालांकि 50,000 सोल्स खर्च करने से उसे एक बड़ा लेवल बूस्ट मिलता, लेकिन उस राशि को वापस जमा करना बहुत मुश्किल होता। इसीलिए उसने रिस्क लेने का फैसला किया, ये दाव लगाते हुए कि ये अकेला आइटम बहुत ज्यादा फायदा देगा। एक तरह का शुद्ध जुआ। फ्रैगमेंट रिफ्ट के नेचर के बारे में पूरी जानकारी ना होने के बावजूद उसे यकीन था कि 50,000 सोल्स की कीमत वाली चीज आम नहीं हो सकती। जब उसने ये निश्चय कर लिया तो उसने फ्रैगमेंट रिफ्ट को एक्टिवेट कर दिया। एक सिस्टम प्रॉम्प्ट ने गीला के खजाने के भंडार से लिंक स्थापित होने की घोषणा की। धीरे धीरे उसके ठीक सामने वास्तविकता में एक रहस्यमयी दरार टीयर दिखाई दी। ये पिछले रिफ्ट्स जैसा नहीं था, इसका रूप शानदार था, लगभग दिखावटी, जिससे ये एक समारोह जैसा लग रहा था। चेन की भौं सिकुड़ गई। उसने इस तरह का डायमेंशनल ओपनिंग कभी नहीं देखा था। यहां तक कि बॉस ने भी कमेंट किया कि इस माहौल से बहुत ही परेशान करने वाला एहसास हो रहा था। एक पल की हिचक के बाद चैन उस ओपनिंग में घुस गया। वहां ट्रांसपोर्टेशन तुरंत हो गया। बिना वर्ल्ड ट्री फ्रैगमेंट के अंदर जा पाना ही इस परिस्थिति की अनोखी बात को दर्शाता था। रिफ्ट के नाम को देखते हुए चैन ने एक भूल भुलैया जैसा माहौल होने का अनुमान लगाया था। इसके विपरीत वो एक बहुत बड़े जंगल में आ गया। उसकी विशालता चकाचौंध करने वाली थी। अंदर मौजूद दुश्मनों के नेचर के बारे में कोई जानकारी ना होने की वजह से उसने तुरंत डिफेंसिव पोजीशन ले ली और लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी। बिल्कुल समय पर बॉस ने आने वाली किसी चीज की चेतावनी दी। दो प्राणी जो स्ट्रक्चर में गॉब्लिन्स जैसे थे बाहर निकले और चैन की तरह वो भी अचानक हुए इस घुसपैठ से हैरान लग रहे थे। चैन को थोड़ी देर के लिए झटका लगा। गॉब्लिन्स? उसने इतने आम दुश्मनों की उम्मीद नहीं की थी। इस थोड़ी देर की गलती ने उसे इस टीयर के चैलेंज लेवल को गलत समझने पर मजबूर कर दिया। उसकी आंखें तुरंत खुल गईं। एक विशाल हाथ पहले ही उसके चेहरे से कुछ सेंटीमीटर्स दूर था। ये बिजली की रफ्तार वाला वार उन छोटे प्राणियों में से एक से आया था। चैन मुश्किल से ही वार से बचने में सफल हुआ। इससे पहले कि उसका संतुलन पूरी तरह से वापस आता, दूसरे गॉब्लिन ने पत्थर का एक भारी टुकड़ा उठाया जिसे वो फेंकने वाला था। वो मिसाइल तेजी से आगे बढ़ा। चैन ने एक और सफल डॉज किया, लेकिन उसके ठीक पीछे के विशाल पेड़ का तना टकराते ही बुरी तरह से फट गया। वो तुरंत रुक गया। ये तर्क से परे था कि एक मामूली पत्थर में इतनी ज्यादा तबाही करने की क्षमता हो। सच उसके दिमाग में घुस गया। ये बिल्कुल भी स्टैंडर्ड गॉब्लिन्स नहीं थे। उनमें शारीरिक शक्ति और रफ्तार का भयानक लेवल था। उसने डेथ टच का उपयोग करके जल्दी से लड़ाई खत्म करने की कोशिश की, लेकिन एक जरूरी डिजिटल अलर्ट ने उसे रोक दिया। उसी खास समय पर चैन को अपनी गलती की शिद्दत समझ आई। मैसेज में साफ तौर पर अभी स्किल सेट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने की घोषणा की गई थी। इसके अलावा गिला के खजाने में सफलतापूर्वक घुसने के लिए एक गुप्त उद्देश्य पूरा करना था। अगले दिन आने तक यहां बने रहना। चैलेंज को और बढ़ाने के लिए डेथ टच और अबिस स्पेस को भी एक साथ डिसेबल कर दिया गया था। उसकी सबसे शक्तिशाली चीजें पूरी तरह से पहुंच से बाहर थीं। जब वो अभी भी दिमाग में इन पाबंदियों को गिनते हुए था, तभी उस प्राणी ने उस पर एक बार फिर हमला किया। चैन तेजी से एक तरफ हटा और वार से मुश्किल से बचा जब वो जंगल की जमीन पर लगा। उस घटिया काइनेटिक एनर्जी ने जमीन में तेज कंपन पैदा कर दिया। उसने अनुमान लगाया कि उनके मूवमेंट्स की सादगी के बावजूद गॉब्लिन्स में रफ्तार और ताकत का बेमतलब लेवल था। एक चूक भी उसकी मौत का कारण बनेगी। लेकिन अब वापस हटना संभव नहीं था। अपने जबड़े को कसकर दबाते हुए चैन ने खुद को शांत किया। उसने फैसला किया कि वो भी वार का जवाब देगा,
चाहे उसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े।